नमस्कार दोस्तों, सिक्कर ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कक्षा 8वीं बोर्ड ने सैम्पल पेपर जारी किया है गणित का। वो हम नमूना पेपर भी बोलते हैं, जिसे हम इस पेपर का हम एक एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखिए, आपका एग्ज़ाम होगा, रियल एग्ज़ाम होगा, वो 2.5 घंटे का होगा और पूर्णांक कितने नंबर का होगा पूरा? ये होगा आपका 80 नंबर का। अगर ये सैम्पल पेपर आप निकालते हैं तो इसकी आप प्रैक्टिस करिए। इसके आधार पर आप अनुमान लगा पाएंगे कि आपका तैयारी किस प्रकार किस आधार तक हो चुकी है और आप इससे भी बेहतर और तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए पहले प्रश्न की बात करते हैं हम। देखिए, पहला प्रश्न क्या दे रखा है, 2/7 गुना 0। देखिए, 0 से कोई भी संख्या हम गुना करते हैं तो उसका आंसर यानी कि रिजल्ट कितना आता है, हमेशा 0 ही आता है। तो इसका आंसर क्या होगा? 0 होगा। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, समीकरण 3 - 1 बराबर 14 में बायां पक्ष कौन सा है? देखिए, मैं आपको बताऊं, जिस तरफ आपके शर्ट का बटन शर्ट की जेब होती है ऊपर वाली, यानी कि ये वाला बायां होता है और ये इसके अपोजिट साइड में ये राइट साइड होती है। तो देखिए 3x - 1, 3x - 1 ये तो क्या होगा? लेफ्ट साइड होगा और बराबर में 14 दे रखा है, ये क्या होगा? आपका राइट साइड। तो बायां पक्ष पूछा है यानी कि लेफ्ट साइड, तो इसमें क्या बताएंगे हम? 3x - 1, तो ऑप्शन सी होगा इसमें। इसके बाद में देखिए अगला बिल्कुल इजी प्रश्न है। ऐसा ही एग्जाम में, ऐसा ही सेम पेपर इसी आधार पर आपके एग्जाम में आएगा, तो घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। ये पेपर आप पूरा देखिए, इसके बाद में इसी आधार पर आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ग के प्रत्येक कोण का माप होता है, यानी कि वर्ग होता है स्क्वायर, जिसके सभी भुजाएं बराबर होती हैं और सभी कोण कितने डिग्री के होते हैं? ये 90 डिग्री के होते हैं। यदि इन कोणों का हम योग करेंगे तो कितना होगा? 360। टोटल कोण कितने होते हैं? 4। 4 का भाग देते हैं तो कितना आएगा? 90 डिग्री। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन ए। इसके बाद में देखिए थर्ड क्वेश्चन चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या दे रखा है, 9 की पूर्ण संख्या है, द परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑफ 9 इज। यानी कि आपको वर्ग पता होगा, 9 को कितनी बार लिखेंगे हम? 2 बार लिखेंगे गुणा के रूप में। 9 गुना 9 कितने होंगे? 81। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? 9 का पूर्ण वर्ग क्या होगा? डी, 81 होगा। इसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, संख्या 5 की घन संख्या होगी। तो घन के रूप में अगर पूछा जाए तो क्या लिखेंगे? वह संख्या जिसको 3 बार हम लिख सकते हैं। सेम 5 गुणा 5 गुणा 5, इनको गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 125। तो इसका राइट ऑप्शन सी होगा। इसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अंकित मूल्य में यदि हम घटा दे विक्रय मूल्य तो ये किसके बराबर होगा? ऑप्शन दे रखे हैं, बटा मूलधन, बिक्री दर और ब्याज। देखिए अंकित मूल्य क्या होता है, जो कोई भी हम सामान लेते हैं उसके ऊपर जो रेट लिखी होती है। मान लीजिए कोई रेट वहाँ पर 100 रुपये लिख रखी है, कितने रुपए लिख रखी है? 100 रुपये लिख रखी है। यदि हम उसको 80 रुपये में खरीद कर ले आते हैं कम करवा कर, ठीक है, यानी कि बिक्री कितने में हुई? 80 रुपये में। उसके ऊपर अंकित कितना था? 100 रुपये। इसमें से ये घटा दिया तो ये हमें क्या मिल गया? डिस्काउंट मिल गया, यानी कि बटा मिल गया। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। इसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक पदीय बीजीय व्यंजक क्या होगा? तो एक पद कौन सा है? देखिए इसमें 2 पद हो गए। ऑप्शन बी में कितने पद हैं? 2 पद हैं। डी में 3 पद हैं और यहाँ पर 2 हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी देखिए ये यहाँ तक 8 तक तो हैं आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन है ऑप्शनल। इसके बाद में अति लघुरात्मक प्रश्न स्टार्ट होंगे। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, 0.000035। इसको हमें किसके रूप में लिखना है? मानक के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? देखिए
ऑप्शन सबसे पहले हम क्या देखेंगे, यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे, सब में 3.5 दे रखा है, तो इसको हमें 3.5 बनाना है। तो ये पॉइंट यहाँ पर है, तो यहाँ पर से यहाँ पर हमें लाना है। तो कितने पॉइंट छोड़कर लाना है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। इसका मतलब 5 नंबर आगे हमें लेकर आना है, तो गुणा में हम 10 की पावर -5 लगा देंगे। तो राइट ऑप्शन हमारा कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद में देखते हैं, हमारे छोटे ऑप्शनल प्रश्न खत्म हो गए हैं। इसके बाद में हम कौन से चलेंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में चलेंगे। ये 9 से 12 तक है। 9 का क्वेश्चन क्या दे रखा है, -19/29, -19/29, इसको गुणा किससे कर रखा है, इसका उल्टा कितना है, -29 तो ऊपर चला गया और -19 नीचे आ गया, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, -19 से -19 कट जाएगा, 29 से 29, इसका आंसर 1 होता है। ये हमें बता रखा है। में गुणन के अंतर्गत उपयोग के लिए गुणधर्म का नाम बताइए। तो इसमें कौन से गुणधर्म का नाम गुणधर्म प्रयोग किया गया है, ये हमें बताना है। तो आपने पढ़ा होगा गुणात्मक तत्समक, कि ये यहाँ पर गुणधर्म उपयोग में लिया गया है। ठीक है, इसका राइट आंसर ये होगा, यहाँ पर आप लिख सकते हैं। उसके बाद में देखिए 10वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5x + 9 = 5x + 3 को हल करना है हमें। ये हमें समीकरण दे रखी है, इसको हल कैसे करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे, 5x + 9 = 5 + 3x। जो भी हमें अचर के पद दे रखे हैं और जो भी हमें चर के पद दे रखे हैं उनको हम अलग अलग करेंगे, यानी कि x के पदों को हम अलग करेंगे, एक साइड में लेकर आएंगे 5x, और ये इसका पक्षांतरण होगा दूसरी साइड में, तो माइनस का 3x हो जाएगा, और 9 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 5 - 9। अब देखिए 5x में से 3x को घटाएंगे तो कितने आएंगे, 2x बचेंगे। उसके बाद में देखिए 9 में से 5 को घटाएंगे तो -4 बचेंगे। अब 2 को हम दूसरी साइड में लेकर जाएंगे तो क्या होगा बताओ, ये भाग में चला जाएगा, -4/2, ये कट जाएंगे, 2 दूनी 4, यानी x बराबर क्या होगा, -2 होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, -2। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या दे रखा है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के घन के इकाई के अंक ज्ञात कीजिए। अगर कोई संख्या होती है उसका हम घन निकालते हैं तो उसका इकाई का अंक क्या होगा। मान लीजिए आपने पढ़ा भी होगा क्लास में ये रूल कि कोई भी संख्या का हम घन निकालते हैं तो उसका इकाई का अंक क्या होगा। मान लीजिए हमें 1 का निकालना है, फिर भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए 1 का हम घन निकालते हैं तो 1 का अंतिम अंक यानी कि इकाई का अंक क्या होगा, 1 ही होगा। जैसे 2 का निकालते हैं तो 2 का क्या होगा, 2 का घन निकालते हैं तो क्या होगा, 8 होगा। उसके बाद में देखिए 3 का निकालते हैं तो कितना होगा, 27 होता है, तो इसका इकाई का अंक कितना है, 7 है। ठीक है, उसके बाद में 7 का निकालते हैं तो अंतिम इकाई 3 होगा। ठीक है, उसी प्रकार देखिए ये हमें कोई संख्या दे रखी है 3331, तो इसका इकाई का अंक क्या होगा। देखिए 1 का 1 ही होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, पहले में आंसर कितना होगा, इनको मिटा देते हैं एक बार। तो पहले में कितना होगा, इकाई का अंक 1 ही होगा। उसके बाद में 1027 का इकाई का अंक क्या होगा। देखिए यहाँ पर 7 आ रहे हैं तो इसका इकाई का अंक कितना होगा, 3 होगा। ये होगा हमारा सेकंड नंबर का आंसर। इसके बाद में देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, भारती के पास 15 पेन है तथा मीनाक्षी के पास 45 पेन है, तो दोनों की पेनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन वेरी इजी है। देखिए फिर भी मैं आपको बताता हूँ कैसे निकलेगा ये क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे,
भारती के पेन कितने हैं, बराबर 15। उसके बाद में मीनाक्षी, इसी प्रकार आपको एग्जाम में लिखना है, मीनाक्षी के पास पेन कितने हैं, यहाँ पर 45 लिखेंगे। उसके बाद में देखिए नीचे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर भारती और यहाँ पर मीनाक्षी। ठीक है, यहाँ पर भारती के पास 15 है और इसके पास 45 है। इन दोनों को काटेंगे, 15 × 45, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 3 आएगा। तो इनका अनुपात कितना होगा, भारती और मीनाक्षी का, मैं ऊपर लिखता हूँ यहाँ पर। तो देखिए भारती और मीनाक्षी के पेनों का अनुपात कितना होगा, 1:3। ये हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 12 तक अति लघुरात्मक प्रश्न थे, हमने पूरे कर लिए। अब 13 से 22 तक क्या होंगे, लघुरात्मक प्रश्न होंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सत्य और असत्य में से उपयुक्त पर अंकित कीजिए। ये आपका है 4 नंबर के क्वेश्चन। देखिए ये जितने भी प्रश्न आएंगे 13 से लेकर 16 तक, वो 4-4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। एक एक को सोल्व करते हैं हम। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, a की घात m और b की घात m का मान हम a b की घात m के रूप में लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन में बोल रहा है। तो ये बात सत्य है कि असत्य है, आप बता सकते हैं इसमें। देखिए मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर कैसे करेंगे। आपने पढ़ा भी होगा कि जिसकी घात यदि बराबर होती है तो क्या होता है, उनको हम कैसे लिख सकते हैं, गुणा के रूप में लिख सकते हैं और इसको बाहर ये लिख सकते हैं। तो बिल्कुल सत्य बात होगी, राइट आंसर होगा सत्य। उसके बाद में देखिए अगले क्या दे रखा है, 10 की घात 24 के आधार का मान, जब इसको सरल करेंगे तो 2400 होगा। ये बात तो असत्य है बिल्कुल, क्योंकि 10 की घात 24 इसको सरल करेंगे तो 24 कभी नहीं आएंगे, इससे ज़्यादा आएंगे। ठीक है, उसके बाद में देखिए ये होगा असत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, -5 की घात -4 -5 की घात -2 का मान -5 की घात -6 होगा। यानी कि इन दोनों को सरल करेंगे तो हमें ये मान प्राप्त होगा। देखते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए इनका दोनों का आधार हमें सेम दिखाई दे रहा है, -5 -5। अगर ये रूल आपने भी पढ़ा होगा, जिनका आधार सेम होती है घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। यानी कि -5 और इनकी घात -4 है और ये जुड़ जाएगा -2 से, तो माइनस प्लस क्या होंगे, माइनस हो जाएंगे। तो हम ये कितने हो जाएंगे, -6 हो जाएंगे। तो इसकी घात क्या होगी, -6। इसका आंसर बिल्कुल सही है, इसका मतलब ये क्या होगा, सत्य होगा। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट अगला क्या दे रखा है, 2 की घात 5 भाग 2 की घात -6 का मान 2 की घात 11 होगा। चेक करते हैं अभी। देखिए जब भी भाग के रूप में दे रखा होता है तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले देखिए 2 की घात 5, ठीक है। उसके बाद में देखिए भाग में यानी नीचे 2 की घात -6, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, जब हम 2 की घात 2 को ऊपर लेकर जाएंगे, यानी कि ऊपर लेकर जाएंगे तो घात क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो 2 की घात 5 ये 2 की घात 6 गुना के रूप में लिख सकते हैं। अब क्या होगा, आधार सेम है तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, तो 2 की घात 11 हो जाएगा। इसका आंसर कितना आएगा, 2 की घात 11। तो बिल्कुल सही आंसर है, तो सत्य हो जाएगा। इसके बाद में देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, आयत के प्रत्येक कोण खालिस्तान होता है। हमें ऑप्शन भी दे रखा है समकोण और न्यून कोण। सबसे पहले आपको बता दूं कि दोनों आपको पता होना चाहिए कि समकोण यानी कि राइट एंगल और न्यून कोण एक्यूट एंगल किसे बोलते हैं। देखिए समकोण किसे बोलते हैं, जिस एंगल का मान कितना हो, 90 डिग्री हो, उसे क्या बोलते हैं, समकोण
बोलते हैं। उसके बाद में देखिए न्यून कोण क्या होता है। न्यून कोण होता है जो 90 डिग्री से कम होता है उसे न्यून कोण या फिर एक्यूट एंगल बोलते हैं। देखिए आयत कैसा होता है, जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और ये सभी कोण कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो आयत के प्रत्येक कोण का मान कितना होता है, समकोण यानी कि राइट एंगल होता है। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, उत्तल बहुभुज के विकर्णों का कोई भी भाग खालिस्तान में नहीं होता, बहिर्भाग या फिर अंतर्भाग। इसका कहने का मतलब होता है, सबसे पहले आपको उत्तल बहुभुज बनाना आना चाहिए। देखिए उत्तल बहुभुज क्या होता है, हम बनाते हैं कोई भी उत्तल बहुभुज बनाते हैं, ये क्या है, उत्तल बहुभुज होता है। ठीक है, इसके विकर्ण कौन कौन से होंगे, आमने सामने की, ये हम एंगल को मिला देते हैं, ये क्या है, इनके विकिरण है। ठीक है, अब ये विकिरण देखिए बहिर्भाग है या फिर अंतर्भाग, सभी के सभी क्या है, अंतर्भाग यानी कि अंदर के साइड है, कोई भी बहिर्भाग नहीं होता है उत्तल बहुभुज में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अंतर्भाग होगा। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल, पंचभुज के अंतःकोणों का योगफल कितना होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए पंचभुज आपको बनाकर बताता हूँ, ये मान लीजिए एक पंचभुज है, इसके अंतःकोणों का टोटल योग क्या होगा। देखिए इसमें कई बच्चे क्या करेंगे, 360 लगा कर आ जाएंगे, ये आपका सरासर गलत होगा। अगर बहिर्भुज पूछता तो उसका आंसर हम 360 लगा सकते थे, इसका सही आंसर क्या होगा, 540 होगा। इसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन, समांतर चतुर्भुज के विकिरण एक दूसरे को खालिस्तान करते हैं, लंबवत और या फिर इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, और दूसरा ऑप्शन हमें दे रखा है समद्विभाजित यानी समान दो भागों में बांटता है। देखते हैं, सबसे पहले आपको डायग्राम बनाकर बताता हूँ, ये क्या है, समांतर चतुर्भुज, जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं और समान भी होती हैं। ठीक है, इनके विकिरण देखते हैं, आपस में काटते हैं तो क्या ये एक दूसरे को समान दो भागों में बांटते हैं या फिर एक दूसरे के लंबवत है। लंबवत का मतलब 90 डिग्री का कोण बनाते हैं क्या, नहीं, ये वाले छोटे बना रहे हैं, ये वाले बड़े कोण बना रहे हैं, तो ये 90 डिग्री के नहीं होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, समद्विभाजित यानी कि समान भागों में, ये दो देखो समान भागों में कट रहे हैं, ये भी समान भागों में कट रहे हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, समद्विभाजित। उसके बाद में देखिए समद्विभाजित कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर, ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन है, खंड ए का खंड ब से मिलान कीजिए। इनका हमें मिलान करना है। देखिए ये दिखाई दे रहे हैं आपको खंड ए, और कॉलम ए कॉलम बी को हमें सोल्व करके एक दूसरे से मिलाना है कि इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा। सबसे पहले हम देखते हैं ए में क्या दे रखा है, -4p गुना कर रखा है 7r से, तो इसको सरल करेंगे तो कितना होगा, 7 को 4 से गुना करेंगे तो 28, और माइनस पहले से है तो -28 PR। ये देखेंगे दूसरे कॉलम बी में कहीं पर दिखाई दे रहा है क्या, या हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो इससे हम मिला देंगे। उसके बाद में देखिए बी में हमें क्या दे रखा है, 2p 8q, बिल्कुल इजी आप कर लोगे, फिर भी मैं बता देता हूँ आपको, चारों के चारों मैं तो पूरे के पूरे आपको सोल्व करवाऊँगा। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। 2p 8q इसका मतलब कितना होगा, 16q, ये इससे मिला देंगे। इसके बाद में देखिए 3p 4 - 8q, ये क्या होगा, इसको 3p को सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अंदर गुणा करना पड़ेगा, तो क्या होगा 12p - 24pq, ये क्या होगा 1 से मिल जाएगा और बचा हुआ इससे मिला देंगे। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्या दे रखे हैं, अच्छी प्रकार से फेंटी हुई, फेंटने का मतलब क्या होता है, फेंटी हुई बाउन ताशों के एक गड्डी में से एक पत्ता ताश यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है। तो देखिए फेंट का मतलब देसी भाषा में हम बोलते हैं ताश को मिलाना, यानी अच्छी तरह से मिला देते हैं बाउन ताशों को
ताश की गड्डी में टोटल 52 ताश होते हैं, उनमें से कोई भी हम एक ताश का पत्ता निकालते हैं। देखिए इसमें आगे हमें टोटल क्वेश्चन दे रखे हैं 4 एक एक नंबर के। सबसे पहला देखिए, यदि हम ऐसा करते हैं तो एक काला बादशाह प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी होगी। यानी कि 52 ताशों में से हम कोई भी एक ताश निकालते हैं तो हमें काला बादशाह ही निकलेगा, उसकी प्रायिकता क्या होगी, तो कितनी होगी। देखिए टोटल जितने भी ताश के पत्ते हैं वो हम कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। और बादशाह, काला बादशाह, सबसे पहले बता दूं कि एक ताश के पत्ते में टोटल 4 बादशाह होते हैं, 2 लाल बादशाह होते हैं और 2 काले बादशाह होते हैं। तो 2 काले बादशाह यानी कि टोटल 2 बादशाह काले ऊपर लिखेंगे, इन दोनों को करते हैं तो 1/26। तो टोटल प्रायिकता क्या होगी, 1/26। इसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, लाल रंग का पत्ता प्राप्त करने की प्रायिकता। मैं आपको बता दूं 52 ताशों के पत्तों में 26 तो रेड कलर के पत्ते होते हैं और 26 होते हैं ब्लैक कलर के पत्ते। ठीक है, तो हमें 52 ताशों में कोई भी एक पत्ता निकालना है तो वो रेड आएगा कि ब्लैक आएगा। इनकी प्रायिकता कैसे डिसाइड करेंगे, टोटल पत्ते नीचे लिखेंगे और उनमें से लाल कितने हैं, टोटल 26, वो ऊपर लिखेंगे। इन दोनों को काटेंगे तो 1/2। तो टोटल प्रायिकता कितनी है, आधी, 50-50 है, 1/2। इसका राइट आंसर कितना होगा, 1/2। इसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता। तो देखिए एक ताश के पत्ते गड्डी में टोटल इक्के कितने होते हैं, 4 इक्के होते हैं। ठीक है, और टोटल पत्ते 52 होते हैं, वो नीचे लिखेंगे। तो कटते हैं तो काट देते हैं, कितने से कटेंगे, 1/13। टोटल प्रायिकता कितनी होगी, 1/13। इसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, लाल रंग की बेगम प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी होती है। टोटल बेगम कितनी होती हैं, 4, जिनमें से 2 तो रेड होती है और 2 ब्लैक होती हैं। तो हमें पूछ रहा है लाल रंग की यानी कि रेड कलर की बेगम प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी होगी। तो टोटल 2 होती हैं और टोटल पत्ते 52 होते हैं, तो इनको काटेंगे तो 1/26 आएगा, ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। इसके बाद में देखिए ये हो गए हमारे छोटे प्रश्न। इसके बाद में इससे बड़े प्रश्न आएंगे, लघुरात्मक प्रश्न। अभी इससे पहले एक क्वेश्चन के अंदर 4-4 पूछ रहे थे, अभी इसमें ओनली एक ही पूछा जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि से अभाज्य गुणनखंड विधि से 9604 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि कौन सी होती है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ, आप भी निकाल सकते हैं। 9604, इसको इस प्रकार लिखेंगे। उसके बाद में इसमें सबसे छोटी संख्या 2 होती है, 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 चौक 8, 2 अंठा 16। उसके बाद में 0, 2 दूनी 4, उसके बाद में 2 का फिर से देंगे। इस प्रकार आप निकाल सकते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी समांतर चतुर्भुज के 2 आसन कोणों का अनुपात 3:2 है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है, ठीक है। और इनके आसन कोणों का अनुपात हमें क्या दे रखा है, 3:2 दे रखा है। तो सभी कोणों का माप ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये मान लीजिए ये हो गया समांतर चतुर्भुज, ठीक है, जिसके आमने सामने के दोनों भुजाएं क्या होंगी, समांतर होगी और समान भी होगी। देखिए आसन कोण क्या होते हैं, दोनों बराबर कोण क्या कहलाते हैं, जैसे ये दोनों कोण क्या कहलाते हैं, आसन कोण कहलाते हैं। और सम्मुख कोण क्या कहलाते हैं, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये क्या कहलाएंगे, सम्मुख कोण कहलाते हैं। तो हमें आसन कोणों का अनुपात कितना दे रखा है, 3:2 दे रखा है। हम जानते हैं कि आसन कोणों का योग कितना होता है, यानी कि कोण ए और बी, ये दोनों आसन कोण है। कोण ए प्लस बी का जोड़ कितना होता है, हमेशा 180 होता है, ठीक है। अब इनका अनुपात हमें 3:2 दे रखा है। मान लीजिए पहला कोण हम 3x मान लेते हैं, दूसरा हम
2x मान लेते हैं। इनका योग कितना हुआ 180। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5x बराबर 180। 5 को दूसरी साइड पक्षांतरण करेंगे तो x बराबर कितना होगा 180 भाग 5 भाग देंगे तो कितना होगा, यहाँ पर लिखता हूँ मैं x बराबर 5 तिये 15 बचे 3 5 का 30 36। x का मान कितना आ गया 36 आ गया। अब हमें कोण एक का मान ज्ञात करेंगे। एक का मान कैसे ज्ञात करेंगे, x का मान रख देंगे यहाँ पर 3x में x बराबर 36 रखेंगे। यहाँ पर हम गुणा करेंगे 36 को 3 से तो कितना होगा टोटल 36, ये कितना होता है 108। ये कोण कितने का होगा 108। उसके बाद में देखिए ये 108 होगा तो इसका सम्मुख कोण भी कितना होगा 108। इसी प्रकार देखिए ये 2x है, x की जगह हम कितना रखेंगे यहाँ पर, तो अभी हमने 36 मान निकाला था, 36 दूनी 72, यानी कि ये 72 होगा b का मान, तो ये भी 72 होगा। तो हमारा राइट ऑप्शन हम देख लेंगे, इसी प्रकार निकालेंगे। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 हमें दे रखा है 12,000 रुपये का 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित है, वार्षिक दिया जाता है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, देखिए ये पूरा क्वेश्चन करवाना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, इतनी जगह भी नहीं होती, तो मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, साधारण ब्याज निकालेंगे। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT बटे 100। PRT का मतलब क्या होता है, P का मतलब प्रिंसिपल यानी यहाँ पर मूलधन हो गया, मूलधन हमें 12,000 दे रखा है। उसके बाद में रेट यानी दर हो गई 10% दे रखी है। उसके बाद में देखिए टाइम कितना दे रखा है, 2 वर्ष दे रखा है। टाइम कितना दे रखा है, 2 वर्ष दे रखा है। तो देखिए 2 वर्ष हम यहाँ पर यूज कर लेंगे, जैसे दोबारा लिखता हूँ PRT। P की जगह हम 12,000 और रेट यहाँ पर 10% और T की जगह हम लिखेंगे टाइम 2 वर्ष और बट्टे में 100। ये हम इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या निकल जाएगा, साधारण ब्याज निकल जाएगा। देखिए रख के देखते हैं सूत्र में, जैसे 12,000 गुना 2 गुना 10 और बटे में 100, इनको काटेंगे तो 0 से 0 कटा। अब 1200 को 2 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2400। ये क्या हो गया, साधारण ब्याज हमें प्राप्त हो गया। उसके बाद में हम क्या करेंगे, चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करेंगे। फिर क्या करेंगे, दोनों को हम घटा देंगे, अंतर कर देंगे, तो क्या होगा, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर हो जाएगा। तो देखिए CI यानी कि चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र क्या होता है, यहाँ पर P प्रिंसिपल 1 प्लस R बटे 100, यहाँ पर टाइम, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मूलधन यानी 12,000 1 प्लस R, यहाँ पर R की जगह हम क्या लिखेंगे, रेट लिखेंगे और T की जगह टाइम लिखेंगे। फिर इसको सरल कर लेंगे, फिर दोनों को आगे माइनस में P आएगा, यानी कि ये मिश्र धन का है और P में से घटा देंगे। उसके बाद में हमें ये ज्ञात हो जाएगा चक्रवर्ती ब्याज, फिर हम चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज को आपस में घटा देंगे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक किसान की पशुशाला में 20 पशुओं के लिए 6 दिन का पर्याप्त भोजन है। इस पशुशाला में 10 पशु और आ जाएं तो भोजन कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा। देखिए साधारण सी भाषा में मैं आपको समझाता हूँ। देखो पशु 20 हैं, कितने दिन भोजन चलेगा, 6 दिन भोजन चलेगा। उसके बाद में देखिए पशु 10 और आ जाएंगे तो भोजन सीधी सी बात है कम दिन चलेगा, यानी कि पहले 6 दिन चल रहा था तो अब या तो 6 से कम चलेगा, 5 दिन 4 दिन जो भी होगा। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर जैसे कि 20 पशु हैं टोटल, ठीक है, और ये चल रहा है 6 दिन।
यहाँ पर 10 पशु और आ जाते हैं, तो यानी 20 + 10 टोटल 30 हो गया। और ये कितना हो गया, यहाँ पर कितने दिन भोजन चलेगा, ये हो गया, हम y2 मान लेते हैं। ठीक है, एक सारणी के रूप में बना सकते हैं इसको। यहाँ पर ऊपर लिख सकते हैं हम पशुओं की संख्या यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर लिख सकते हैं दिन, यानी कि कितने दिन चलेगा भोजन। ठीक है, उसके बाद में देखिए इन दोनों को गुणा करेंगे सबसे पहले, और इन दोनों को गुणा करेंगे। ठीक है, जो बचेगा देखिए, जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, MDH का प्रयोग करेंगे। मैन कितने हैं यहाँ पर, सॉरी, पशु 20, ये 6 दिन के लिए। ठीक है, बराबर में क्या करेंगे, यहाँ पर 30 पशु हैं, यहाँ पर हम मान लेते हैं y2। अब देखिए 20 छिका है 120, मैं ऊपर लिखता हूँ 120, और ये इस साइड भाग में लेकर आएंगे 30, बराबर ये y2 बचा है, तो 3 चौक 12, यानी कि भोजन कितने दिन चलेगा, 4 दिन चलेगा। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फटाफट। समीकरण 3 कोष्टक t-3 बराबर 5 2t + 1 को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। वेरी इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, 3 कोष्टक t-1, क्वेश्चन को लिखते हैं 5 2t + 1। क्वेश्चन को सरल करते हैं। सबसे पहले 3 को अंदर गुणा करेंगे, तो देखिए 3t - 9, और इसको भी 5 को अंदर गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 t प्लस 5 एकम 5। अब देखिए t, जितने भी t के ये दिखाई दे रहे हैं आपको, एक साइड लेकर आएंगे, 3t को उधर ले जाएंगे और 5 को इधर लेकर आएंगे। देखिए कितने हो जाएंगे, -9, और ये प्लस का 5 है, इधर लाएंगे तो क्या होगा, माइनस का 5 हो जाएगा। उसके बाद में देखिए 10t, और ये माइनस का t हो जाएगा। उसके बाद में देखिए -9 और -5 दोनों सेम है, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, कितने हो जाएंगे, -14 हो जाएंगे। यहाँ पर लिखता हूँ -14 हो जाएंगे। उसके बाद में देखिए बराबर, और ये कितने हो जाएंगे, 10t में से 5t घटाएंगे तो 5t बचेंगे, सॉरी 14 - 14 बराबर 5t। देखिए यहाँ पर लिखता हूँ -14 बराबर 5t हो गया इतना। उसके बाद में देखिए t बराबर क्या होगा, -14/5। अब हमें उत्तर की जांच और करनी है, यानी कि ये क्वेश्चन है, इसमें t की जगह हम -14/5 और रखेंगे, फिर दोनों LHS और RHS बराबर आने चाहिए, तो फिर हमारी उत्तर की जांच भी हो जाएगी। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 22। किसी शहर में विभिन्न वर्षों में दुर्घटना में घायलों की संख्या नीचे दी गई है। इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट के द्वारा दर्शाना है। देखिए क्या दे रखा है, वर्ष 2018 में 20 घायलों की संख्या है, 19 में 12, 2020 में 18, 2021 में 22, और कुल घायलों की संख्या कितनी दे रखी है, 72 दे रखी है। हमें पाई चार्ट के माध्यम से इसको दर्शाना है। पाई चार्ट के माध्यम से कैसे दर्शाएंगे, देखिए सबसे पहले हम 72 को किसके बराबर रखेंगे, 360 के बराबर रखेंगे। ठीक है, उसके बाद में देखिए जैसे कि 360, अब हम 20 का मान निकालेंगे एक का हर वर्ष में, 360 भाग 72 गुणा में 20। इनको हम काटेंगे, जितने से कटते हैं, जैसे 36 दूनी 72, 2 से 2 10, ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसी प्रकार प्रत्येक का निकालना है और पाई चार्ट के माध्यम से हमें दर्शाना, जैसे ये कितना भाग आ रहा है, ये कितना डिग्री आ रहा है, कितना डिग्री आ रहा है, इसी प्रकार आप निकाल सकते हैं। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्नलिखित व्यंजनों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। गुणनखंड करने हमें, ये हमें दे रखे हैं अथवा में। देखिए
23 नंबर क्वेश्चन या तो आप ये कर सकते हैं या फिर ये कर सकते हैं, कोई भी जो आपकी मर्जी हो। सबसे पहले हम देखते हैं ऊपर वाला, देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए क्या दे रखा है क्वेश्चन में, p² प्लस 6p प्लस 8, इसका हमें गुणनखंड करना है। तो ध्यान से देखिए, ये यहाँ पर किसका फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी की स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। आपको पता भी होगा इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम लगाएंगे। देखिए किस प्रकार लगाएंगे, जैसे a² की जगह क्या होगा, p², a² की जगह p² हो जाएगा। उसके बाद में जैसे ये 6p हो गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3p लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे 2ab, a यहाँ पर हमने p माना था और b यहाँ पर 3 है मान लीजिए। तो लेकिन उसके बाद में यहाँ पर 8 है और आना कितना चाहिए, यहाँ पर 9 आना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, b² है ना। तो हम क्या करेंगे, +1 और -1 कर देंगे। तो +1 करेंगे तो ये हो जाएगा 9 हो जाएगा, यानी कि देखिए मैं समझाता हूँ, p² प्लस 2 गुणा 3p प्लस 9 -1। अब ये देखिए, जैसे a² ये हो गया b² यानी 3 का स्क्वायर प्लस 2ab, इसको लिख सकते हैं p प्लस 3 का होल स्क्वायर -1, ये ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद में देखिए इसको हम दोबारा से खोलेंगे, इसके बाद में इसको खोलते हैं, फिर इसको सरल कर लेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करेंगे, इसी प्रकार आप गुणनखंड कर सकते हैं। अगर कोई आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं समझाऊंगा आपको। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 24। एक घनाकार डिब्बे का आयतन 1800 घन सेमी है। यदि इसकी लंबाई और चौड़ाई क्रम से 40 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर, तो डब्बे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको इस 3D के आपको सूत्र याद होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर घनाकार घन दे रखा है, डिब्बा दे रखा है, उसका आयतन पता होना चाहिए कि आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो इसका क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, इसका आयतन का फॉर्मूला ये होता है। इसके बराबर हमें दे रखा है 1800 दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर लंबाई कितनी दे रखी है, लंबाई दे रखी है, लंबाई और चौड़ाई हमें 40 और 30 दे रखी है। तो इसकी जगह हम रख सकते हैं 40 गुणा 30, और हाइट हमें नहीं दे रखी है, हमें ज्ञात करनी 1800। उसके बाद में देखिए 40 और 30 को गुना करेंगे तो 1200 हो जाएंगे, 1200 का पक्षांतरण करेंगे तो इसके नीचे चला जाएगा। तो h बराबर यहाँ पर लिखता हूँ मैं, h बराबर 1800 भाग 1200, इनको हम काटेंगे तो कट जाएंगे, इसको सरल कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, हाँ 14 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार कागज को चौड़ाई के अनुदिश मोड़कर 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन को बनाया जाता है। ठीक है, बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए क्या बोल रहे हैं, आयताकार कागज है, ये एक कागज है, इसको मोड़कर क्या बनाया जाता है, मान लो इसको एक हम मोड़कर क्या बना लेते हैं, बेलन के रूप में बना लेते हैं, यानी कि ऐसे घुमा देते हैं इसको। ठीक है, गोल गोल। उसके बाद में देखिए क्या बन गया, एक बेलन बन गया है। सबसे पहले बात करेंगे आयताकार कागज की चौड़ाई कितनी दे रखी है, चौड़ाई हमें दे रखी है यहाँ पर 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और 20 सेंटीमीटर त्रिज्या, जब इसको मोड़ते हैं तो ये त्रिज्या कितनी हो जाती है, 20 सेंटीमीटर हो जाती है। तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए, यानी कि ये तो 14 ही रहेगी यहाँ पर, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, ये क्या होगी, इसकी बेलन की हाइट हो गई, त्रिज्या दे रखी है, तो हम इसकी आयतन ज्ञात आसानी से कर सकते हैं। इसका आयतन का फॉर्मूला होता है, आपको पता ही होगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 का प्रश्न। उपयुक्त पैमाने का प्रयोग करते हुए वर्ग की भुजा और क्षेत्रफल के निम्नलिखित आंकड़ों के मध्य आलेख बनाइए। देखिए आलेख यानी ये ग्राफ का क्वेश्चन है आपका,
ग्राफ के प्रश्न को कैसे हल करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें दे रखा है वर्ग की भुजा सेंटीमीटर में, जैसे वर्ग की भुजा 2 होती है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, 4 होगा। जैसे 2 गुणा 2, ये तो होता फॉर्मूला 2 का स्क्वायर, वर्ग यानी भुजा का स्क्वायर। यहाँ पर भुजा आपको 3 दे रखी है यानी भुजा की स्क्वायर, 3 3 9, 4 चौक 16। तो ग्राफ के माध्यम से समझेंगे, नीचे लिखेंगे यहाँ पर वर्ग की भुजा और ऊपर लिखेंगे यहाँ पर क्षेत्रफल। तो यहाँ पर देखिए वर्ग की भुजा मान लीजिए 2 दे रखी है तो 2 यहाँ पर है, ठीक है। और तो क्षेत्रफल 4 यहाँ पर मान लेते हैं, दोनों के बिंदुओं को मिलाते हैं तो यहाँ पर बन जाएंगे। उसके बाद में देखिए यहाँ पर वर्ग की भुजा 3 मान लेते हैं, 3 और ये हो गई 9, यहाँ पर मिलाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार ये मिलते जाएंगे, आगे जाकर इस प्रकार इनको मिला देंगे फिर, ठीक है। ऐसे हम सरल कर लेंगे। देखिए ये आलेख आप सरल कर लेंगे, ये ग्राफ भी दे रखा है आपको समझाने के लिए, ठीक है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। नेक्स्ट वीडियो अगर आपको किसी वीडियो को या फिर क्वेश्चन की ज़रूरत है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं आपको सरल करवाने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।